रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने अपने शौहर की जिंदगी बचाने के लिए अपने जिगर का 65% हिस्सा अतिया कर दिया। जराये ने बताया कि खम्मम के पेदा एर्लापुड़ी गांव से ताल्लुक़ रखने वाला धरावत सीनू जिगर के मसाइल से दो चार था और उसकी सेहत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए फौरन जिगर की पेवंदकारी का मशवरा दिया था। बड़े पैमाने पर तलाश के बावजूद खानदान को कोई मुनासिब अतिया कोनिंदा नहीं मिल पाया, जिसके बाद लावनिया आगे आई और अपने जिगर का एक हिस्सा अपने शौहर को अतिया करने की पेशकश की। डॉक्टर्स ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया और लावनिया के जिगर का 65% हिस्सा श्रीनू को मुंतकिल कर दिया। लावनिया के इस जज्बे की भरपूर सिताइश की जा रही है। जिगर की पेवंदकारी के बाद श्रीनू के सेहतयाब होने की इतलात भी मिली है। मोहब्बत और कुर्बानी की दिल को छू लेने वाली इस कहानी से सभी मुतासिर हो रहे हैं और लावनिया की तारीफें की जा रही हैं। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान तसादुम में एक माओ नवाज मारा गया और एक जवान जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि ओडिशा छत्तीसगढ़ सरहद पर मलकानगिरी के MV 79 पुलिस स्टेशन इलाके में होने वाले एक एनकाउंटर में एक नक्सली हलाक हो गया और एक जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है, जबकि जंगल में तलाशी मुहिम जारी है। बताया गया है कि पुलिस को छत्तीसगढ़ से मलकानगिरी के जंगलात में कुछ नक्सलियों के दाखिल होने की इतला मिली थी और ये भी पता चला था कि वो MV 79 पुलिस स्टेशन के तहत जनरलगुड़ा गांव के करीब कैंप लगाए हुए थे। इतला की बुनियाद पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स ने करीबी जंगल में एक मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान नक्सलियों के एक ग्रुप के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और ओडिशा पुलिस का DVF का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस राय के मुताबिक BSF भी अब इस ऑपरेशन में शामिल हो गया है और जंगल के आसपास के इलाकों को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना असद मदनी ने जामा मस्जिद संभल के तनाज़े पर कहा कि तारीख के गड़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क की सेक्युलर बुनियादों को नुकसान पहुंच रहा है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद के हवाले से पैदा किए गए तनाज़े और अदालत की जानिब से सर्वे का हुक्म देने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तारीख के झूठ और सच को मिलाकर फिरका परस्त अनासिर मुल्क के अमन अमान के दुश्मन बन बैठे हैं। माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद क़ज़िया में फैसला सुनाते हुए सन 1991 में इबादत गाह कानून को ज़रूरी करार दिया था, लेकिन आज अदालतें उसको नज़रअंदाज करके फैसले सुना रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ कहीं न कहीं मस्जिद का तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है और सच्चाई जानने के नाम पर अदालतों से सर्वे की इजाज़त हासिल की जा रही है। मौलाना मदनी ने उम्मीद जाहिर की है कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करेगी। साथ ही यकीन दिलाया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो जमीयत उलमा हिंद कानूनी चाराजोई में ताउन फराहम करने को भी तैयार रहेगी। सदर जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क के तमाम शहरियों से अपील की है कि वो अमन अमान के क़याम के लिए सब्र व इस्तिक़ामत का भरपूर मुज़ाहरा करें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे फ़िरक़ा परस्तों के मंसूबे कामयाब हों। देखिए, मुल्क हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी है, हमने मुल्क के दस्तूर को बनाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है, हमारा मुल्क का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो फैसला करता है, तो हम उसके खिलाफ नहीं करेंगे। हम कहेंगे, आज भी हम कहते हैं और हम कहते चले आए हैं कि हम अपने मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा कर के रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है, हम उस फैसले के ऊपर खामोश हो जाएंगे। महबूबाबाद जिला मरकज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मनुकोटा कस्बे में पुलिस दस्तों के गश्त करने की वजह से लोगों में खौफ और हरास का माहौल देखा गया। भारत राष्ट्र समिति ने लागाचला में आदिवासियों पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज का
ऐलान किया था, उसी के पेश नज़र महबूबाबाद में बड़े पैमाने पर धरना देने का भी फैसला किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुधीर रामनाथ केकन की क़यादत में पुलिस के दस्तों ने शहर के मरकज़ की तमाम सड़कों पर गश्त किया, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। पुलिस की जानिब से जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और दीगर मंडल से किसी को भी जिला हेडक्वार्टर में दाखिल होने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई और गाड़ियों की भी जांच की गई है। बाएं बाजू के कायदीन ने तमीनैनी वीरभद्रा की क़यादत में विकाराबाद जिले के लागाचर्ला का दौरा किया। लागाचर्ला में फार्मासिटी के नाम पर अराजियात के हुसूल की वजह से किसानों में नाराजगी पाई जा रही है और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। वहां पर हालात कशीदा हैं। बाएं बाजू के कायदीन ने जुमेरात को तमीनैनी वीरभद्रा की क़यादत में लागाचर्ला का दौरा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमीनैनी वीरभद्रा ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल कहा था कि उनकी 7वीं ज़मानत रियासत में जमहूरियत और आज़ादी की बहाली है, लेकिन उनके तमाम इक़दामात गैर जमहूरी हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई, मूसा नदी के तास में रहने वाले लोगों को बेघर कर देना, ग्रुप 1 के इम्तिहानात हो या दीगर मामलात हो, सब कुछ यकतरफा तौर पर किया जा रहा है। तमीनैनी ने कहा है कि लागाचर्ला में फार्मासिटी के नाम पर आदिवासियों की अराजियात छीनना गैर मुनसिफाना है, क्योंकि माजी में फार्मासिटी के लिए 13,000 एकड़ अराजी हासिल की जा चुकी है और रेवंत रेड्डी को अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि लागाचर्ला में 1300 एकड़ अराजी दोबारा हासिल करने की क्या ज़रूरत है। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन पर रंगानायक सागर के करीब अराजी पर कब्जा करने का झूठा इल्जाम आयद किया है। सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। वरंगल में किसानों के एक इजलास में किए गए वादों में से एक को भी पूरा नहीं किया गया। उनका कहना था कि किसानों ने जो अनाज उगाया है वो पहले ही तबाह हो गया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कंपनियों की तामीर के लिए उन लोगों को अराजियात देने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामियों पर सवाल उठाने पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हरीश राव का कहना था कि रेवंत रेड्डी ने उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने रंगानायक सागर के करीब आपाशी की ज़मीन पर कब्जा किया है। रेवंत रेड्डी की कब्जा करने की तारीख रही है। हरीश राव ने याद दहानी करवाई कि उन्होंने धरने के जरिए किसानों की 13 एकड़ पट्टा अराजी रजिस्टर की है और अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने 1 एकड़ अराजी भी कब्जा की है तो वो हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में सर्वे किया जाना चाहिए ताकि इस बात का इल्म हो सके कि अराजी पर कब्जा किया गया है या नहीं। हरीश राव ने ये भी कहा है कि अवाम बीआरएस पार्टी के साथ है और बीआरएस पार्टी अवाम और किसानों की हिमायत करती रहेगी और हुकूमत पर सवाल उठाती रहेगी। పచ్చకల్ల అద్దాలు పెట్టుకుంటే లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది అన్నట్టు కబ్జాల చరిత్ర నీది, కబ్జాలు చేసే ఆలోచన నీది. నేను రైతుల దగ్గర భూమి తీసుకున్న రైతులు వాళ్ళ పట్టా పాస్ పుస్తకాలు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని మేము ధరణి ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కు వెళ్ళి పట్టా భూమిని రైతుల దగ్గర 13 ఎకరాలు కొనుక్కోవడం జరిగింది. అంతే తప్ప ఒక్క గుంట కానీ ఒక ఎకరం కానీ నేను ఇరిగేషన్ భూమి కానీ ప్రభుత్వ భూమి కానీ తీసుకోలేదు. తీసుకునే ఆలోచనే మాకు ఉండదు. మా చరిత్రలోనే మాకు అవకాశమే ఉండదు. ఈరోజు నేను రైతులు ఏ భూమి అయితే అమ్మారో, రైతులు ఏ మోకా అయితే చూపించారో దాని ప్రకారంగా నేను కబ్జాలో ఉన్న ఒక్క గుంట కూడా నేను ఎక్కువలేను. రా, నువ్వే రా, ఐ వెల్కమ్ యూ. నీ సమక్షంలో నేను కూడా ఉంటే ఇద్దరం కలిసి కొలిపిద్దాందా, ఎప్పుడు వస్తావో రా. కానీ నువ్వు ఏదో విధంగా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే ప్రశ్నించడం ఆగుతుంది అనుకుంటున్నావు. మేము నువ్వు ఎన్ని రకాల బ్లాక్మెయిల్ చేసినా ప్రశ్నించడం ఆపము. ప్రజల పక్షాన, బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన నిన్ను, నీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. రైతులకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా, ప్రజలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా 6 గ్యారెంటీలు అమలు జరిగేదాకా రేవంత్ రెడ్డిని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడమే మా బాధ్యత. ప్రజలు మాకు ఇచ్చిన బాధ్యతనే ప్రతిపక్షంగా మా హక్కులు కాపాడండి, వీళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అమలయ్యేలా చూడండి అనే ప్రజలు ప్రతిపక్షంలో మాకు బాధ్యత ఇచ్చారు.
తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने गौतम अडानी और उनके साथियों के खिलाफ आयद इल्जामात के बाद अडानी की फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अमरीकी अदालत में गौतम अडानी और उनके साथियों के खिलाफ इल्जामात आयद करने के बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फौरन अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कांग्रेस पार्टी की जानिब से अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम के मुतालबे को भी दोहराया। राहुल गांधी ने कहा कि ये वाज़ेह हो चुका है कि अडानी ने अमरीकी और हिंदुस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने हैरत जाहिर की है कि अडानी अब तक हिंदुस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि माजी में कई वज़राए आला और आम अफराद को मामूली मामलात में गिरफ्तार किया जा चुका है। LOP ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपये का एक और दीगर कई घोटाले किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं। दरअसल इंडिया में नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी ने मुतालबा किया है कि गौतम अडानी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सरबराह माधवी पुरी बच को भी उनके ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर मुसलसल आवाज़ उठाती रहेगी। राहुल गांधी ने जोर दिया है कि हुकूमत को जवाबदेह बनाया जाए और मुल्क की आवाम को सच्चाई से आगाह किया जाए। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने नालन नगर डिवीजन के टोली चौकी में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जुमेरात को नालन नगर डिवीजन के टोली चौकी में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। दरी असना उन्होंने बल्दी ओहदेदारों के हमरा बारिश के पानी के बहाव के लिए बॉक्स टाइप ड्रेन और ओपन ग्रिल्स की तनसीब से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। MLA ने नकासियाब के मौसर निज़ाम की अहमियत पर जोर देते हुए हुकाम को काम में तेज़ी लाने की हिदायत जारी की है। बताया गया है कि टोली चौकी रोमान होटल जंक्शन पर बारिश के पानी की निकासी के लिए ओपन ग्रिल्स नस्ब की गई हैं। अमेरिका में गौतम अडानी पर रिश्वत, माली बदउनवानी और क़वानीन की खिलाफ वर्जी का फर्द जुर्म आयद किया गया है। ज़राए ने बताया कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी व दीगर पर अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने हिंदुस्तानी सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने और सरमायाकारों को गुमराह करने के इल्ज़ाम आयद किए हैं। अमरीकी शहर ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में दर्ज मुकदमे में अडानी और उनके साथियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत से शमसी तवानाई के ठेके हासिल करने के लिए $250 मिलियन यानी तकरीबन 2000 करोड़ रुपये रिश्वत दी है। आपको ये भी बता दें कि अडानी ग्रुप पर पहले भी अमरीकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की जानिब से टैक्स चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसकी कंपनी ने तरदीद की है।
अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक अडानी ग्रुप ने $3 बिलियन के कर्जे और बॉन्ड्स हासिल करने के लिए अपनी बदउनवानी को छुपाया है। केस की तफसीलात में ये कहा गया है कि मुल्जिमान ने अमरीकी सरमायाकारों को झूठे दावों के जरिए राग़िब किया और रिश्वत की अदायगी को पोशीदा रखा। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में प्रोसिक्यूटर्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अडानी और दीगर मुल्जिमान ने अमरीकी सरमायाकारों से फंड इकट्ठा करने के मंसूबे में झूठ बोला था। 5 नुकाती फर्द जुर्म में सागर अडानी, विनीत एस जैन व दीगर अफराद शामिल हैं जो कि अमेरिका, सिंगापुर और हिंदुस्तान में मुकीम हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के साइबर क्राइम शोबे की जानिब से न्यू चैतन्य जूनियर कॉलेज हिमायत नगर में साइबर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। साइबर क्राइम यूनिट की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर साइबर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं और तुलबा व तालिबात समेत शहरियों में साइबर जराइम से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जा रहा है। साइबर क्राइम यूनिट ने हिमायत नगर इलाके में वाक़े न्यू चैतन्य जूनियर कॉलेज में साइबर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए डिजिटल अरेस्ट, APK फाइल फ्रॉड, जुज़ वक्ती मुलाजिमतें और सरमायाकारी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। तिजारती घोटाले और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले साइबर क्राइम पर भी रोशनी डाली गई और तलबा को अपने ATM का पासवर्ड या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात किसी भी नामालूम शख्स से शेयर न करने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना ज़राई कमेटी के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव से मुलाकात करते हुए ज़राई शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए किसानों की तक़र्रुरी पर गौर करने की दरख्वास्त की है। ज़राए ने बताया है कि रियासती ज़राअत और किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने जुमेरात को वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव से मुलाकात की और उनसे ज़राई शोबे को मजबूत बनाने के लिए मॉडल फार्मर्स की तक़र्रुरी पर गौर करने की दरख्वास्त की। आपको बता दें कि मॉडल फार्मर्स सिस्टम 2007 में साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौर में मुतारिफ करवाया गया था। ऐसे किसान जिन्होंने SSC पास किया है और वो ज़राअत में तजुर्बा रखते हैं, उन्हें मॉडल फार्मर्स के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हर 250 किसानों के लिए एक मॉडल फार्मर मुकर्रर किया जाता है और उन्हें 1000 रुपये माहाना एजाज़िया दिया जाता है। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR हुकूमत ने मॉडल किसान सिस्टम को खत्म कर दिया था। सितंबर 2014 में KCR हुकूमत ने 16,841 किसानों को बर्खास्त कर दिया था और ज़रूरी खिदमात फराहम करने का भी फैसला किया था। उनकी जगह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए थे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद अब मॉडल फार्मर्स की तक़र्रुरी का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। BRS MLC के कविता ने अडानी मामले पर ट्वीट करते हुए बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल से रिहा होने के बाद BRS MLC के कविता ने पहली बार सियासी तबसरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अडानी मामले को लेकर बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। उन्होंने पूछा है कि पूरे भारत के साथ इंसाफ किया जा रहा है लेकिन एक खातून के साथ इंसाफ नहीं किया गया। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई सबूत ना हो तब भी क्या एक खातून को गिरफ्तार करना आसान है और क्या सबूत होने के बावजूद अडानी को गिरफ्तार करना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितने ही इल्ज़ामात क्यों न लगाए जाए, वज़ीर आज़म अडानी के साथ हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की क़यादत वाली महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनेगी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जा चुके हैं और 23 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की क़यादत में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनेगी। उनका कहना था कि जिस तरह से रायदही का रुझान रहा है और लोग भी ये कह रहे हैं, उस बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ज़्यादातर उम्मीदवार कामयाब होंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला भी महाविकास आघाड़ी से ही मुंतखब होंगे। उन्होंने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि
وہ پیسے تقسیم کرتے نظر آئے۔ جس ہوٹل میں وہ قیام کیے ہوئے تھے وہاں شام 5 بجے کے بعد قیام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بی جے پی قائد نے ضابط اخلاق پر عمل نہیں کیا۔ دیویندر فڈنویس کے پی اے کے وردھا سے الیکشن لڑنے پر تبصرہ کرتے ہوئے نانا پٹولے نے کہا کہ پی اے کے گودام سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ وردھا شراب پر پابندی والا ضلع ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا شراب اور پیسے بانٹ کر نوٹ جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ نانا پٹولے نے کہا ہے کہ جو کچھ معاملات سامنے آئے ہیں اس بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی آئینی نظام پر یقین نہیں رکھتی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے سید آباد منڈل کے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ بتایا گیا ہے کہ 80 استفادہ کنندگان میں شادی مبارک کے اور 42 استفادہ کنندگان میں کلیانہ لکشمی کے چیکس تقسیم کیے گئے چیکس کی کل مالیت 1,02,14,152 روپے رہی۔ چیکس تقسیم پروگرام میں کارپوریٹر نسرین سلطانہ، ابتدائی صدور معتمدین و دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا آئندہ اجلاس دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا آئندہ اجلاس دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا۔ توقع ہے کہ ان اجلاسوں میں قانون سازی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاست کو متاثر کرنے والے مختلف اہم مسائل کو بھی حل کیا جائے گا۔ ریاست کے بجٹ، نئے بلز اور گورننس، عوامی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے مقصد سے پالیسیوں پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران ممکنہ طور پر مختلف جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اجلاس قانون سازوں کو ریاست کے مستقبل کی ترجیحات بشمول اقتصادی ترقی اور سماجی بہبود کے پروگراموں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ سیاسی قائدین تلنگانہ کے عوام کو متاثر کرنے والے مسائل کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود تفسیر اقبال سید عظمت اللہ حسینی، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور سی ای او اسد اللہ نے انیس القربہ نامپلی کے یتیم اور یسیر بچوں کی اچھی دیکھ بھال کے لیے بہترین عملے کا تقرر کیا ہے۔ سن 1921 میں میر خواجہ بدر الدین نے انیس القربہ قائم کیا تھا۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد حکومت نے انیس القربہ کی توسیع کا فیصلہ کیا، نئی عمارت کی تعمیر ہوئی اور پھر افتتاح عمل میں آیا۔ انیس القربہ کے یتیم بچوں کو واپس لایا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود تفسیر اقبال سید عظمت اللہ حسینی، چیئرمین وقف بورڈ اور سی ای او اسد اللہ نے انیس الغربا کے یتیم و یسیر بچوں کی اچھی دیکھ بھال کے لیے بہترین عملے کا تقرر کیا ہے، جو کہ ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ لیکن وقف بورڈ کو انیس الغربا کی کل جائیداد کتنی ہے؟ کیا وقف بورڈ اس اراضی کو واپس کرے گا؟ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ انیس الغربا کے بینک کھاتے کتنے ہیں اور ان کھاتوں میں کتنی رقم ہے وہ بھی واضح کرنا چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ انیس الغربا کی انہدامی کے وقت کل 120 بچے وہاں پر موجود تھے۔ اب کتنے بچے ہیں اور کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی تفصیلات فراہم کی جانی چاہیے۔ ایسے بہت سے افراد ہیں جو کہ انیس الغربا کو رقم عطیہ کرنا چاہتے ہیں۔ وقف بورڈ کو ایک خصوصی کاؤنٹر قائم کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی عطیہ کرنا چاہے تو ان کاؤنٹرز کے ذریعے انہیں رقم عطیہ کرنے میں آسانی ہو۔ ایک شفاف نظام بنانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ عطیہ کردہ رقومات مستحقین تک پہنچ سکے۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے محبوب آباد ضلع میں ایک سینئر ڈرافٹسمین کو 20,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محبوب آباد ضلع کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سروے اینڈ لینڈ ریکارڈ کے دفتر میں سینئر ڈرافٹسمین کو جمعرات کو ACB کے عہدیداروں نے 20,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزمہ کالنکی جوتی کیشما بائی نے مبینہ طور پر محبوب آباد منڈل کے
गुमदोरो गांव में शिकायत कुनिंदा और उसके रिश्तेदार के जरिए खरीदी गई जमीन से मुताल्लिक टिप्पण रिकॉर्ड जारी करने के लिए रिश्वत तलब की थी। एसीबी हुकाम ने मुलजिमा के दफ्तर में दराज से 20,000 रुपये की रिश्वत की रकम भी बरामद की और उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि मुलजिमा को वरंगल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने पूछा है कि अगर अडानी बदउन्वान है तो तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अडानी के साथ 12,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के माहिदे पर दस्तखत कैसे किए। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से मरकजी हुकूमत पर ताजिर गौतम अडानी के पीछे खड़े होने का इल्जाम आयद करने के चंद ही घंटों बाद बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो प्रोपेगेंडे के जरिए हिंदुस्तानी बाजारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि कई रियासतों में कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमतों ने अडानी ग्रुप की सरमायाकारी का खैर मकदम क्यों किया है। संबित पात्रा ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को अडानी फाउंडेशन ने 19 अक्टूबर 2024 को 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया, तो कांग्रेस की हुकूमत ने एक बदउन्वान शख्स से अतियात क्यों लिए। संबित पात्रा का कहना था कि 23 जनवरी 2024 को तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गए और तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने अडानी ग्रुप के साथ 12,400 करोड़ रुपए के एक माहिदे पर दस्तखत किए। बीजेपी तर्जुमान ने पूछा है कि क्या राहुल गांधी अपने वज़राए आला से मुख्तलिफ हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा। निवेश है 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024 23 जनवरी 2024 रेवंत रेड्डी जी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।